दोस्तों ये जो आप टीवी देख रहे हो आपके सामने मैंने लेकर बैठा हुआ हूँ, ये एक 24 इंच का एलईडी टीवी है और इसके अंदर ये जो पैनल लगा हुआ है ऊपर का, ये पैनल शॉर्ट हो चुका है। आपको अब लग रहा होगा कि मुझे कैसे पता चला, क्योंकि मैंने अभी तक इस टीवी को खोला नहीं हूँ। क्योंकि ये जो टीवी आया है एक टेक्नीशियन के पास से मेरे पास आया है। उन्होंने ट्राई किया था इस पैनल को रिपेयर करने के लिए, लेकिन नहीं हो पाया है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पास ये आ चुका है तो 100% रिपेयर हो जाएगा। हम कोशिश करेंगे इस पैनल को रिपेयर करना, क्योंकि ये शॉर्ट कंडीशन में है, फुली शॉर्ट, तो ये रिपेयर होने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। अगर इसके अंदर नो डिस्प्ले का प्रॉब्लम होता तो उसका रिपेयरिंग करने का जो चांसेस है बहुत ही कम रहता है। अगर इसका लंबा लंबा लाइन इस साइड में हो जाएगा, इस साइड में हो जाएगा, तो उस टाइप का प्रॉब्लम को रिपेयर करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि उसके लिए हमें इंटरनली शॉर्टिंग हो जाती है, उसके कारण वो रिपेयर नहीं हो पाते। लेकिन इस पैनल के अंदर जो प्रॉब्लम है, इसका मेन जो सोर्स पीसीबी है, उस सोर्स पीसीबी के अंदर 2-3 कैपेसिटर्स वहाँ पे शॉर्टिंग हुआ है। जो मुझे समझाऊँ टेक्नीशियन के पास से जो बात बताया, उस बातों के समझते हुए मुझे ये पता चला है। तो चलिए हम देखते हैं कि हमारे टेबल पर इसको लेके चलता हूँ और देखता हूँ कि इसके अंदर जो 24 इंच का 236 नंबर का पैनल लगा हुआ है, तो उस पैनल का शॉर्ट को हम कैसे हटाएंगे। ये देखिए हमने अपने टेबल पर आ चुका हूँ और वही सेम टीवी एक बार देख लीजिए। ये क्या है ना कि सैमसंग का ये असेंबल एलईडी टीवी है, ये कोई ओरिजिनल सैमसंग का टीवी नहीं है। अब बात आती है कि इसके हम पीछे साइड से खोलते हैं और उसके बाद इसका सारे जो वोल्टेज और जो शॉर्टिंग बताया था, जो भी इस टीवी को देकर गया है, उस शॉर्टिंग को हम चेक करेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम इसको ठीक करेंगे। सबसे पहले मैं इसका जो ये कनेक्टर वगैरह है, ये कनेक्टर वगैरह सब कुछ मैं खोल लेता हूँ और खोलने के बाद मैं इसका पावर कॉर्ड को यहाँ पे रहने देता हूँ, क्योंकि हमें पावर कॉर्ड की यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। अब मैं इसको साइड में रख देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए कि टीवी पहले से ही यहाँ से ऑपरेशन करा हुआ है, यानी इसको एक बार ठीक कर चुका है। अब ये दूसरी बार आया होगा शायद, और जो कस्टमर ने बताया था यहाँ पे इस जगह पर शॉर्ट हो सकती है, क्योंकि उन्होंने बताया था कि यहाँ पे एक जो कैपेसिटर है वो कैपेसिटर शॉर्ट बता रहा था। ऐसे में तो आपको इस कैमरे के ज़रिए देखने को नहीं मिलेंगे, उतना समझ में नहीं आएगा। तो आप लोगों के आसानी के लिए मैं यहाँ पे अपना माइक्रोस्कोप को चालू कर देता हूँ, ताकि आप लोगों को बिल्कुल नज़दीकी से सब कुछ क्लियर तरीके से देखने को मिले। और थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को और भी अच्छे से सब कुछ देखने को मिले। तो यहाँ पे मैं अपने माइक्रोस्कोप को चालू होने देता हूँ, उसके बाद इसको रिकॉर्डिंग शुरू कर देता हूँ। तो मैंने अपना रिकॉर्डिंग शुरू कर दिया हूँ हमारे माइक्रोस्कोप के ऊपर। सबसे पहले ये जो आप मल्टीमीटर देख रहे हो, इस मल्टीमीटर को मैं कंटिन्यूटी रेंज पर सेट करता हूँ। यहाँ पे मैंने कंटिन्यूटी रेंज पर सेट कर दिया हूँ और उसके बाद जब मैं दोनों प्रोब को टच करेंगे तो बीप साउंड आएगा। देखिए, तो जो कस्टमर ने बताया था कि यहाँ से जो इनपुट हो रही है 12 वोल्ट, यहाँ पे ये वाला जो कैपेसिटर है ये शॉर्ट दिखा रहा था। ये देखिए सच में ये शॉर्ट दिखा रहा है। तो ये कैपेसिटर शॉर्ट दिखा रहा है, तो हमें सबसे पहले इस कैपेसिटर को बाहर निकल के चेक करना पड़ेगा। तो चलिए मैं सबसे पहले हमारा यही काम को करता हूँ, इस कैपेसिटर को बाहर निकल के चेक करता हूँ। 1 घंटे के लिए ये देखिए हमने कैपेसिटर को बाहर निकाल लिया हूँ और अब मैं इस कैपेसिटर को मल्टीमीटर के बिल्कुल बगल में रखता हूँ यहाँ पे, ताकि हमें इसको मेजरमेंट करने में आसानी हो जाए, चेक करने में आसानी हो जाए। तो यहाँ पे रख रहा हूँ इसको और अब इसको मैं चेक करता हूँ। आप कैमरे के जो फुटेज है उसके फुटेज पे देखिए, यहाँ पे देखिए हमें इस कैपेसिटर के अंदर कोई भी शॉर्ट नहीं देखने को मिल रहा है, क्योंकि हमें कोई भी बीप साउंड यहाँ से सुनाई नहीं दे रहा है। अब चलते हैं कि हमने यहाँ से जो इस कैपेसिटर को खोला हूँ, यहाँ पे चेक करता हूँ। देखिए कैपेसिटर को हटाने के बाद भी हमारा यहीं पे ये शॉर्ट दिखा रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक डायोड लगा हुआ है जस्ट बगल में, तो इसको चेक करता हूँ। चलिए दोनों साइड में चेक कर लेता हूँ। तो ये जो डायोड है, इस डायोड के अंदर भी हमें शॉर्ट देखने को मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस डायोड को भी हम बाहर निकालेंगे। चलिए हमारा ये डायोड भी बाहर आ चुका है। अब डायोड बाहर आने के बाद हम सबसे पहले ये जो जगह है ना, इस जगह का हम शॉर्टिंग चेक करेंगे। यहाँ पे देखिए इस जगह का जो शॉर्ट था या शॉर्टिंग था वो हट चुका है। अब चलते हैं कि हमारा ये जो डायोड था, इस डायोड का भी एक बार शॉर्टिंग चेक कर लेता हूँ। ये देखिए
हमें ये डायोड जो है ना शॉर्ट देखने को मिल रहा है। यहाँ पे देखिए दोनों प्रोब पे मैं टच कर रहा हूँ तो डायोड हमारा शॉर्ट दिखा रहा है। तो यहाँ पे हमारा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का नॉलेज को इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये जो हमने इस डायोड को चेक करा हूँ ना, ये डायोड के अंदर से हमें दोनों साइड से शॉर्टिंग दिखा रहा है। और मैंने इसी चैनल के ऊपर बहुत सारे ऐसा वीडियो बना के रखा हूँ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर, जहाँ पे मैंने विस्तार से एक्सप्लेन करा था कि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं उसमें से कौन सा कंपोनेंट्स को चेक करने के लिए कौन सा तरीका अपनाना पड़ता है। और इसके ऊपर मैं एक बुक भी लिख रहा हूँ और वो बुक बहुत ही जल्द आपके सामने आएंगे फिजिकल रूप में। ये जो आप देख रहे हो 3 लैंग्वेज में हमारा ये बुक अवेलेबल हो जाएगा, इंग्लिश, बंगाली और हिंदी, 3 लैंग्वेज में आपको हमारा बुक देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पे आपको विस्तार से एक्सप्लेन किया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयरिंग का काम करने के लिए जो भी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का नॉलेज हमें ज़रूरत पड़ेगी, उन सारे नॉलेज को या उन सारे इन्फॉर्मेशन को हमने बुक के अंदर कंबाइन करके रखा हूँ, ताकि आप लोगों को एक बार पढ़ने के बाद वो समझ में आ जाए। तो जब आप उस बुक को पढ़ लोगे तो आपको ये सारी चीज़ मेजरमेंट करना बहुत ही आसानी लग जाएगा। तो ये तो हो गई हमारा ये बात कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा कंपोनेंट्स हमें किस तरीके से चेक करना है। तो हमें ये वाला जो डायोड है ना, ये वाला डायोड हमें ख़राब मिला है। अब बात ये आ जाती है कि इस डायोड के जगह पे हमें कौन सा डायोड लगाना चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि इसके ऊपर कुछ नंबर कोडिंग दिया हुआ है, जिसके ऊपर लिखा हुआ है C9WA। तो ये DC डायोड है, तो हम इसके अंदर M7 डायोड को लगाएंगे, क्योंकि ये सेम नंबर का डायोड अगर आप मार्केट से खरीदने जाओगे तो आपको मिलेगा भी नहीं। अगर आपके पास सेम नंबर का पुरानी पैनल है तो उसमें से निकाल के लगा सकते हो, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ नया और फ्रेश कंपोनेंट्स को लगाना। तो मैं क्या करूँगा कि सबसे पहले उस कैपेसिटर को मैं लगा दूंगा जो कि मैंने पहले खोला था। ये रहा वो कैपेसिटर, क्योंकि ये कैपेसिटर हमें शॉर्ट नहीं मिला है, इसलिए उसी जगह पे सही सलामत इसको मैं लगा देता हूँ। चलिए हमारा ये कैपेसिटर अपने जगह पे लग गया है और लगाने के बाद एक बार मैं इसका कॉन्टिन्यूटी चेक कर लेता हूँ, कोई भी शॉर्ट नहीं है। अब बारी आती है कि हम डायोड कौन सा लगाएंगे। यह रहा हमारा डायोड, बहुत सारे डायोड हमारे पास मौजूद है। अगर आप में से किसी को भी ये डायोड चाहिए तो आप हमारे ऑनलाइन स्टोर deepelectronicsLabshop.in वहाँ से ले सकते हो, बहुत ही सस्ते में आपको मिलेंगे। ये डायोड का जो नंबर है ना वो है M7 डायोड। तो चलिए इस एक पीस डायोड को मैं निकालता हूँ हमारे इस रोल के अंदर से। ये रहा रोल, आप देख सकते हो बहुत सारे हैं। तो इस रोल में से हम एक पीस को निकालेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे एक पीस ही लगाना पड़ेगा। और ये जो डायोड आप देख रहे हो ना, बहुत जगह पे हमारा काम पे आते हैं। तो जो लोग सेट टॉप बॉक्स का रिपेयरिंग का काम करते हैं उनको पता होगा कि ये डायोड हमारा कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है सेट टॉप बॉक्स के लिए, क्योंकि ये डायोड बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है सेट टॉप बॉक्स के अंदर। तो यहाँ पे M7 लिखा हुआ है और हमें लगाना कैसा है, तो इसके अंदर कुछ मतलब सिंबल दिया गया है और कुछ इंडिकेशन दिया गया है इसके ऊपर, तो उसको देखते हुए हम इस डायोड को लगाएंगे। तो चलिए मैं इसको उल्टा करता हूँ। सबसे पहले तो M7 यहाँ पे देखिए लगा हुआ है, तो जो दाग दाग जिस साइड है ना वो हमारा इस साइड में रहेगा और बाकी जो अलग हिस्सा वो अलग साइड रहेगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो पहले जो डायोड का डायरेक्शन था उसी डायरेक्शन में आप लगाइएगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ जो पहले का डायोड लगा हुआ था। ये रहा पहला का डायोड, और ये डायोड किस तरीके से लगा हुआ था दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ। ये डायोड इस तरीके से लगा हुआ था, तो मैं सेम डायरेक्शन में इसको लगा देता हूँ। चलिए हमारा डायोड लग गया है। अब मैं इस जगह को क्लीन कर लेता हूँ। चलिए ये जगह तो क्लीन हो चुका है। अब मैं इसको एक बार चेक कर लेता हूँ कि यहाँ से शॉर्टिंग हटा है कि नहीं। यहाँ पे देखिए यहाँ से शॉर्टिंग एकदम बिल्कुल हट चुका है। दोस्तों इस टीवी के अंदर डायोड को लगाने के बाद जब मैंने इसके अंदर लाइन दिया तो भी ये चालू नहीं हो रहा था। फिर मैंने इसको चेक करा तो मुझे पता चला कि यहाँ पे एक जो फ्यूज लगा हुआ था वो फ्यूज अंदर से ब्रेक हो चुका था। इसके कारण वोल्टेज 12 वोल्ट पैनल के अंदर नहीं जा पा रहा था। तो मैं वहाँ पे दूसरा जो फ्यूज को लगाने के लिए हमारे पास पुराना पैनल है, यहाँ पे देखिए, तो मैं पुराने जो पैनल है उस पैनल से मैं एक फ्यूज को निकाल के मैं लगाता हूँ और देखता हूँ कि हमारा
ये टीवी का जो डिस्प्ले है वो टीवी का डिस्प्ले का जो प्रॉब्लम था, नो डिस्प्ले और शॉर्टिंग फुल शॉर्टिंग, वो ठीक होता है कि नहीं। और ये जो फ्यूज लगाने का जो प्रोसेस है ये भी मैं आपको पहले लगा लेता हूँ और उसके बाद मैं आपको माइक्रोस्कोप के ज़रिए दिखा देता हूँ। चलिए ये हमारा फ्यूज लग चुका है और फ्यूज लगने के बाद मैं इसको चालू करने के लिए मैं अलग से 12 वोल्ट इनपुट करूंगा, क्योंकि पहले जो यहाँ पे पावर सप्लाई लगा हुआ था ये पावर सप्लाई ख़राब हो चुका है। यहाँ पे देखिए ये कैपेसिटर ब्लास्ट हो चुका है, तो मैं इसको अंदर अलग से पावर सप्लाई देता हूँ। यहाँ पे देखिए ये आ चुका है हमारा लाइन। अब मैं इसको स्टैंड बाय से रिलीज करता हूँ। यहाँ पे मैंने करा स्टैंड बाय से रिलीज, और जैसे ही स्टैंड बाय से रिलीज करा टीवी चालू हो गया है। अब इसके अंदर में यहाँ पे देखिए डिस्प्ले ऑन हो चुका है, आप यहाँ पे देख रहे हो। कैमरे को घुमाने के बाद ये शायद ऑफ हो सकता है। यहाँ पे देखिए ये नो डिस सिग्नल का मैसेज हमें देखने को मिल रहा है, मतलब हमारे टीवी के अंदर जो प्रॉब्लम था ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। अब मैं इसके अंदर पिक्चर चला के भी आपको दिखा देता हूँ, और जो मैंने फ्यूज लगाया हूँ ना, फ्यूज लगाने का जो प्रोसेस कैसे मैंने फ्यूज को लगाया हूँ ये भी मैं आपको माइक्रोस्कोप के ज़रिए थोड़ा सा फुटेज आपको दिखा देता हूँ। तो अब क्लियर तरीके से आप देख लीजिए कि हमने इस पैनल के साथ क्या करा हूँ। सबसे पहले तो मैंने इस कैपेसिटर को चेक करके देखा तो ये बिल्कुल सही मिला, फिर भी पैनल के अंदर से शॉर्ट नहीं हटा। फिर मैंने इस डायोड को लगाया हूँ, डायोड को लगाने के बाद भी हमारा पैनल चालू नहीं हुआ था। फिर मैंने चेक करा तो ये यहाँ पे एक फ्यूज लगा हुआ था, फ्यूज खराब था, तो यहाँ पे मैंने दूसरे पैनल से निकाल के यहाँ पे फ्यूज लगा दिया हूँ। और ये सारे काम करने के बाद फाइनली हमारा टीवी जो है डिस्प्ले, फाइनली हमारा जो डिस्प्ले है डिस्प्ले चालू हो चुका है और डिस्प्ले पर ग्राफिक्स आ चुका है। और इस काम को करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा टाइम भी लग गया है, इसलिए जब आप इस प्रकार से काम करोगे तो आप टाइम ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि मैंने सिर्फ 2 चीज़ें चेंज करा हूँ, ये पैनल ठीक हो गया है। लेकिन इन दोनों चीज़ को खोजते हुए जो टाइम मेरे को लगा है वो टाइम का पैसा आपको लेना पड़ेगा कस्टमर से। तो चलिए ये चीज़ आपको, ये सारी चीज़ इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमारे ज़्यादातर फॉलोअर्स टेक्नीशियन हैं, और टेक्नीशियन होने के कारण आपको पता होना चाहिए कि दोनों चीज़ बदलने के बाद कितना पैसा लेना चाहिए। आपने टाइम के अनुसार, जितना टाइम आप दोगे उतने उसके अनुसार आपका जो चार्ज होगा वो आपको लेना पड़ेगा कस्टमर से। अभी मैं इसको हटा देता हूँ हमारे माइक्रोस्कोप को साइड में, और उसके बाद मैं इसको फुल असेंबल करके इसके अंदर आपको डिस्प्ले दिखाता हूँ। तो इस टीवी को फुल असेंबल करने से पहले मैं आपको एक बार चालू करके दिखाना चाहूँगा, ताकि आपको पता चले कि हमने ये जो काम करा हूँ ये काम सक्सेसफुली हुआ है कि नहीं। तो इस टीवी को चालू करने के लिए हमारे पास ये रहा इसका एसी कॉर्ड, और एसी कॉर्ड को मैं लगाता हूँ हमारे एसी सप्लाई के साथ। और एसी सप्लाई के साथ लगाने के बाद यहाँ पे देखिए ये रेड इंडिकेटर जल चुका है। अब मैं इसको कर देता हूँ स्टैंड बाय से रिलीज। यहाँ पे देखिए स्टैंड बाय से रिलीज कर दिया, और स्टैंड बाय से रिलीज करने के बाद आप देखिए कि हमारा डिस्प्ले आ चुका है, ग्राफिक्स भी आ चुका है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखिए ये भी लिखा आ चुका है, यानी कि बिल्कुल हमारा ओके हो चुका है। और आप लग रहा होगा कि ये हमने आपको दूसरा पैनल लगा के आपको दिखा दिया हूँ, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। मैं आपको दिखा देता हूँ कि वही सेम पैनल है जो कि मैं आप लोगों को रिपेयर करके दिखाया हूँ। तो आपको जूम करके भी दिखा देता हूँ कि वही सेम कंडीशन यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। ये देखिए हमने जूम करा हूँ, और यहाँ पे ध्यान दीजिए यहाँ पे हमने इस डायोड को लगाया हूँ, डायोड के साथ साथ हमने फ्यूज भी लगाया हूँ, और कैपेसिटर तो वही सेम वाला हमने लगा दिया हूँ। और ये सेम चीज़ आपको लगाने के बाद ये हमारा टीवी का जो पैनल का प्रॉब्लम था, ये पैनल का प्रॉब्लम बिल्कुल दूर हो चुका है। तो अभी फिलहाल के लिए मैं क्या करता हूँ कि इस टीवी को पूरा असेंबल कर देता हूँ, और असेंबल करने के बाद आपको इसके अंदर पिक्चर चला के दिखाता हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत ही आसानी से और बहुत ही अच्छे से पता चल गया है कि एक शॉर्ट पैनल का शॉर्टिंग को कैसे दूर किया जाता है, स्टेप बाय स्टेप को फॉलो करते हुए। और इस तरीके का जो भी फॉल्ट होता है ना दोस्तों, ये आपको तुरंत ही पता चल जाएंगे। जितना आप काम करोगे ना उतना ही आपका एक्सपीरियंस होगा, आपका काम करने का जो एबिलिटी होगा वो भी बढ़ेगा। तो आप जितना ज़्यादा काम करोगे उतना ही ज़्यादा आपका इस टाइप का मतलब एक्सपीरियंस बढ़ेगा, जिसके बाद बहुत ही आसानी से इस प्रकार के प्रॉब्लम को दूर कर पाओगे। अगर आपके मन में किसी भी चीज़ को लेकर कोई भी सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके कमेंट का रिप्लाई बहुत ही जल्द किया जाएगा, और हो सके तो आपके कमेंट के ऊपर एक वीडियो भी बना दिया जाएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।